हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। Once again I have brought another video of electrostatic. This is part 6 of electrostatic. So today we will talk about electric field due to dipole at any point in space. मतलब कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि मतलब कोई भी डाइपोल था उसकी एक्सिस पर या हम लोग ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, है ना। तो अब क्या है, अब हम लोग निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी पॉइंट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो ना देखा हो तो बिल्कुल देखे जाके, तभी यहाँ पर आपको वो चीज समझ में आ पाएगी, नहीं तो क्लियर नहीं होंगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे सारे लिंक्स दे दूंगा, अब वहां पर जाके डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। तो अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम लोग निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर। तो जैसे मान लेते हैं हमारा ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये हमारा डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज इस पर और इस पर प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये हो गया सेंटर ओ। अब सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट, अब की क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नहीं लेंगे, ठीक है, ना ही हम एक्सिस पर लेंगे, कहीं पर पॉइंट। तो हम यहां कहीं मान लेते हैं, है ना। तो इस टाइप से हमने मान लिया ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी। अच्छा, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको तो कुछ पता ही नहीं कैसे करेंगे। हम लोग क्या करा, एक्सियल निकाला, मतलब एक्सिस पर नॉन एक्सियल निकाला, मतलब कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। अब यहां क्या करेंगे, तो यहां पर ऐसा करेंगे, ये जो हम अब देखो ये डाइपोल है, पहली बात तो अब ये डाइपोल है, तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इसका डाइपोल मोमेंट मतलब की डायरेक्शन इस टाइप से होगी। ठीक है, तो अब ये जो हमारा डाइपोल है ए बी, इसको क्या करेंगे, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस टाइप से, देखो अब ये है हमारा डाइपोल मोमेंट, तो अब इसको अगर और ध्यान रखो, ये जो डाइपोल है, इस ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इससे हमारा थीटा एंगल बना रहा है, और हम लोग थीटा जो चलेगा इधर से लेंगे, ध्यान, तभी हमारा पॉजिटिव होता है वैल्यू। ठीक है, तो इधर से लेंगे, मतलब जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन से हम लोग थीटा लेंगे, तो ये थीटा देखो ध्यान को। तो अब देखो इसके दो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट, मतलब इस डाइपोल को हम लोग दो डाइपोल में ब्रेक करेंगे। कैसे, देखो, तो सबसे पहले तो एक डाइपोल ये हो गया। ठीक है, एक डाइपोल ये हो गया इस डायरेक्शन में, थीटा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। ठीक है, अब एक इसके बनेगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इस टाइप से डाइपोल हो गया, ये हो जाएगा पी साइन थीटा। ठीक है, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। क्लियर है। अब इससे क्या हुआ, इससे इजी हो गया, देखो कैसे इजी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर अब एक हमारा डाइपोल ये हो गया, एक डाइपोल ये हो गया, अब पी से कोई मतलब नहीं, उसको हटा दो, कोई मतलब नहीं, है ना। अब देखो पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, अगर गौर करो, देखो ये जो पॉइंट पी है वो पी कॉस थीटा के लिए, इस डाइपोल के लिए जो पी है ये किस पे है, देखो एक्सिस पर है ना, ये इसके एक्सिस पर है। और अगर पी साइन थीटा के लिए बात करें, पी साइन थीटा के लिए, तो ये पॉइंट देखो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। क्लियर हुआ, मतलब देखो 90 डिग्री एंगल बना रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। तो अब क्या होगा कि अब यहां क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के द्वारा देख लें और उसके द्वारा फिर नेट निकाल दें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हुआ, तो ये प्रोसीजर था समझने के लिए। तो अब देखो पी कॉस थीटा ये हमारा डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, ये हमारा एक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, पी कॉस थीटा। तो अब ये कैसा है, इसके एक्सिस पर पॉइंट है। तो एक्सिस में क्या होता है, एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है ना। लास्ट वीडियो में बताया मैंने, वहां जरूर देखो, नहीं तो क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर बात करें एक्सिस पे कैसी होती है, उसी की डायरेक्शन में होती है। तो मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के द्वारा कैसी होगी, इधर की ओर होगी, मतलब उसी की डायरेक्शन में। और अगर बात करें, अब ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, पी साइन थीटा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट है, तो इसके लिए अब क्या होता है, हमारा ये हो गया क्या, अब ये इसके नॉन एक्सिस पर मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर है। इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, सोच के बताना, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या, कहां पर हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है, ध्यान करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। बताया था ना, नहीं पता, चलो देखो हम बता देते हैं। जैसे हमारा ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, ये इनके बीच का सेंटर था, इस टाइप से ये आर डिस्टेंस थी। ठीक है, अब इससे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू से इस डायरेक्शन में,
इससे प्लस क्यू से अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलती थी ना, इसकी डायरेक्शन पी की इधर रहती थी माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसकी ई जो नेट निकलती थी अपोजिट डायरेक्शन में। याद आया? ठीक है, तो अब देखो ये डायपोल है, इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि बिल्कुल इसी के अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये ऐसे हो गया, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? ई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब क्या है, हम ई ए एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देख ले और परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देख ले, उनका नेट यहां रिजल्टेंट निकाल दें, आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलो बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की। फॉर पी कॉस थीटा, अगर पी कॉस थीटा के लिए बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो उस पे एक्सिस पे, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2kp अपॉन आर क्यूब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, हमारा जो डायपोल मोमेंट है क्या है, p नहीं है, p cos थीटा है, तो यहां पर हम लोग डायपोल मोमेंट क्या लेंगे, p cos थीटा, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर p cos थीटा हो गया। अच्छा, अब परपेंडिकुलर के लिए मतलब कि फॉर p sin थीटा, p sin थीटा। अब देखो p sin थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, kp अपॉन आर क्यूब, है ना। एक्सिस वाले में 2kp होता है, इसमें क्या होता है, kp अपॉन आर क्यूब। और यहां पर जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, sin थीटा के फॉर्म में, तो यहां sin थीटा लेंगे, है ना, तो यहां पर sin थीटा जरूर लिखो। अब हमने परपेंडिकुलर और एक्सिस दोनों पे हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। तो अब देखो ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो मतलब नेट कैसे निकलेगा, इस डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा ई नेट, है ना। ई नेट हमारा यही तो हुआ, और यही हमारा ई नेट मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर यही निकल कर आएगी। तो अब ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे ई नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि देखो तुमको क्या होगा, पेपर में p की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, और डिस्टेंस ये पॉइंट दिया रहेगा, और आराम से वहां पर थीटा तुमको मिला रहेगा, तुम यहां पर ई ए और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू रखोगे, आराम से इसको फाइंड आउट कर लोगे, बहुत टाइम नहीं लगना है, आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको तुम थोड़ा और सॉल्यूशन इसका कर लो, जैसे अगर बात करें, चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो ई ए की वैल्यू क्या है, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से परपेंडिकुलर क्या है, kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो अगर देखा जाए तो इन दोनों में देखो, यहां पर kp अपॉन आर क्यूब, इनमें भी kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर है, kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट के अंदर कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और फिर उसको अंडर रूट से अगर बाहर लाएंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल kp अपॉन आर क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज आया नहीं आया, फिर से देखो। अच्छा, जैसे यहां लिखा है kp अपॉन आर क्यूब इस ब्रैकेट में भी है, और kp अपॉन आर क्यूब इस ब्रैकेट में भी है। अब देखो दोनों में से अंडर रूट के अंदर ही दोनों में से kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर अब kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, उसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या बचेगा, केवल kp अपॉन आर क्यूब। तो अब अंदर क्या बचा, देखो यहां से बचा 2 और cos थीटा, बाकी तो हमने कॉमन कर लिया इस ब्रैकेट में, तो अब उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से kp अपॉन आर क्यूब तो हमने कॉमन कर लिया। अब यहां से क्या बचा, यहां से बचा sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर मतलब हो गया sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो kp अपॉन आर क्यूब क्या हो जाएगा, ये हम लोग करेंगे, देखो ये 4 cos स्क्वायर जो थीटा है, इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गया, 1 हो गया, इसने तो 1 बना लिया, तो बचा क्या, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया, ई नेट, ई जो नेट निकल कर आई kp अपॉन आर क्यूब
ये 1 हो गया, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकल कर आ जाती है, ये हो जाती है। क्लियर हुआ है ना? तो मतलब कोई भी पॉइंट हो कहीं पर भी, हमको बस क्या है, थीटा और ये डिस्टेंस पता हो, कहीं पर भी पॉइंट को कवर कर लेंगे। अगर मान लेते ये पॉइंट इधर होता तो थीटा इधर बढ़ जाता, ठीक है, मतलब कहीं पर भी पॉइंट हो, थीटा अगर ये पॉइंट इधर होता तो थीटा इधर से बढ़ जाता, और यहां होता तो और बढ़ जाता थीटा। तो हम लोग कोई भी पॉइंट है, और देखो ये तो चलो आसपास का हो गया, अगर मान ले थोड़ा पॉइंट दूर है, आगे पीछे है, तो क्या तुम ये डिस्टेंस आर आगे पीछे भी तो कर सकते हो। ये डिस्टेंस आर मानते और दूर पॉइंट हो गया, पीछे कर लोगे तो और पीछे साइड पॉइंट हो गया। तो कोई भी पॉइंट हो, तुमको आर और थीटा गिवन है, तुम इजीली फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर हुआ? अब देखो जैसे ये फॉर्मूला निकल कर आया, तो ये तुम्हारा एक्सिस के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब एक्सियल वाली, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ जाती है। अगर मैं और बात करूं तो देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड निकला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कुछ ना कुछ उसकी डायरेक्शन होगी, है ना? तो मान लेते हैं कि यहां से ये जो हमारी डिस्टेंस आर है, इससे जो ये अल्फा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर, देखो ये अल्फा है, तो ये ई परपेंडिकुलर और अपॉन ई ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से टेन अल्फा की वैल्यू निकालें, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा ये, मतलब इसके बराबर पे ये, तो ई लैम्डा अपॉन ई ए, ठीक है, ई लैम्डा अपॉन ई ए। अब देखो ये ई लैम्डा और ई ए की वैल्यू है, यहां पर पुट अप कर दें, तो ई लैम्डा अपॉन ई ए रखेंगे, तो देखो केपी अपॉन आर क्यूब, यहां से केपी अपॉन आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, साइन थीटा ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 2 cos थीटा, तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा, देखो कैसे, ये केपी से केपी कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा 2 cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा, तो 1 अपॉन 2 टेन थीटा, तो टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा निकल कर आ जाता है। क्लियर हुआ? यहां से ये हमारा निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारा ये अल्फा क्या है, अल्फा जो है आर डिस्टेंस से अल्फा एंगल पर हमारी टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रही है। और अगर हम बात करें जो हमारा ओरिजिनल डाइपोल था, उसके डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे देख लो, फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, फ्रॉम डाइपोल मोमेंट जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो यहां से थीटा और यहां से अल्फा, तो जो डायरेक्शन हो जाएगी थीटा प्लस अल्फा। क्लियर हुआ? थीटा प्लस अल्फा, है ना? तो थीटा प्लस, ओरिजिनल जो डाइपोल था उससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहां से थीटा एंगल और वहां से अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, ये हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन। तो क्लियर हो गया? चलो अब यहां तक पहुंच गए, तो तुमको एक्सियल और नॉन एक्सियल भी यहां से प्रूव करके दिखा देते हैं कि कैसे होता है, ठीक। ये पूरा समझ में आ गया फंडा, कुछ नहीं करा, फिर से समझा दे, चलो एक बार और देख लो। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, अब उसको क्या करा हमने, दो डाइपोल में कन्वर्ट करा, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा, ठीक है, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब ये जो पी पॉइंट था, ये पी कॉस थीटा के लिए हमारा एक्सिस पे था, पी साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर था। हमने कुछ नहीं करा, हमने एक बार एक्सिस पर वैल्यू और एक बार परपेंडिकुलर पे वैल्यू निकाल ली, और फिर उन दोनों का रिजल्ट हमारा बन जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। तो उसका फिर हमने यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल दिया, आराम से वैल्यू फाइंड आउट है, यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे, टेन अल्फा, मान ले यहाँ से अल्फा एंगल कवर कर रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने वहां पर वैल्यू निकाली, तो टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा निकल कर आ गया, ठीक है। और अगर बात करें ओरिजिनल डाइपोल से हमारी क्या डायरेक्शन थी, तो थीटा प्लस अल्फा, इतनी डायरेक्शन पर हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर यहां पर एक चीज इसकी और बताता हूं, ठीक है, अभी कुछ नहीं, यहां देखते जाइए, इसको नोट कर लीजिए आराम से। हो गया होगा, रब कर दूं, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। अब देखो, अगर देखा जाए
यहीं पर हम लोग एक्सिस और नॉन एक्सिस वाला भी क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा मेन फॉर्मूला आया, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं ये एक्सिस पर, मतलब कि पॉइंट जो होता है एक्सिस पर होता है, एक्सिस पर, तो अगर एक्सिस पर होता मतलब ये हमारा डाइपोल है, इसके एक्सिस मतलब इधर कहीं पॉइंट होता, ठीक है ना। तो एक्सिस पर होता तो वहां पर क्या होता, थीटा, ऐसे समझ लो, फॉर एक्सियल, ठीक है, फॉर एक्सियल मतलब एक्सिस पर, उसके एक्सिस पर पॉइंट के लिए, तो वहां पर क्या होता, थीटा 0 होता, ठीक है, थीटा 0 होता तो अल्फा भी 0 होता, तो कुल मिला के वहां पर क्या हो जाता, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थीटा यहां 0 रखो फॉर्मूले में, थीटा 0 रखोगे तो थीटा 0 मतलब cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1, तो मतलब cos स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो वही रहेगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3, तो kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा kp अपॉन r क्यूब 1 प्लस 3 मतलब 4, ये बचा 2। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल कर आई, एक्सिस के लिए वही जो अभी हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, 2 kp अपॉन r क्यूब, क्लियर हुआ, 2 kp अपॉन r क्यूब, देख लो तुम्हारे सामने। तो ये एप्लीकेबल होता है दोनों के लिए। अच्छा आप देख लेते हैं नॉन एक्सियल मतलब फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देख लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या होता है, पॉइंट इसके यहां पर होता है मतलब 90 डिग्री एंगल बनता है, मतलब ऐसे पॉइंट होगा इस जगह पे तो वहां से बनेगा 90 डिग्री एंगल, थीटा बराबर अब रख दो तुम क्या 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखोगे तो यहां पर देखो cos 90 मतलब 0, cos 90 मतलब 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब बचा अंदर रूट के अंदर 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 मतलब 1, तो फिर तो वही निकल कर आ गया ई नेट क्या kp अपॉन r क्यूब, क्लियर हुआ है ना। देखो कितना इजी पैटर्न है, तो आप या तो ये फॉर्मूला याद कर लो तो उससे आराम से इजी निकल आएगा, कहीं पर भी पॉइंट थीटा देगा आराम से निकाल सकते हो। यहां पर देखो एक्सिस यही है ना, मेन यही है हमारा, एक्सिस और नॉन एक्सिस सब कवर हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गया पूरा, ठीक है। तो देखो मैंने दिखा भी दिया, तो यहां से पूरी चीज क्लियर होकर आ जाती है, डायरेक्शन भी बता दिया, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, इसको नोट कर लीजिए आराम से। तो आपने नोट कर लिया होगा, रफ कर दूं, कर दूं, ओके चलो। बस एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग निकालेंगे मतलब कि जो थीटा एंगल होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है उसी की डायरेक्शन में हम थीटा लेंगे, बस ये जरूर ध्यान रखना, थीटा इधर से नहीं लेंगे, नहीं तो फिर वो चीज गलत हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज को, मैं बार बार बता रहा हूँ, थीटा एंगल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से ही लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी यूज होता है इसका पैटर्न, ठीक है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, अब लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, चलो इसको देखते हैं। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे मान लेते हैं यहां एक हमारा ये एक Q1 चार्ज, ठीक है, मान लेते हैं एक सिस्टम है, अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना है, दो के लिए निकालना है, ठीक है, एक मतलब दो है, एक का फोर्स दूसरे पर लग रहा है। अब मान लेते हैं एक सिस्टम, उसमें बहुत सारे चार्जेस, ये हमारा Q1 चार्ज हो गया, मान लिया दूसरा चार्ज हो गया हमारा, ये हो गया Q2 हो गया, ठीक है, ये हमारा चार्ज हो गया Q3 हो गया, इस प्रकार से मान लेते हमारे Qn चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं n चार्जेस हैं, ठीक है। तो अभी इनकी लाइन ज्वाइनिंग मिला देते हैं, इस टाइप से, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या है, मान ले रहे देखो, अब इस Q2 के कारण Q1 पे फोर्स कैसा लगेगा, जो सब सारे पॉजिटिव, तुम नेगेटिव ले कोई भी ले सकते हो, कोई भी चार्ज नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नेगेटिव में टुवर्ड्स और अवे होगी किसमें पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है ना, बस सिस्टम ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। तो Q2 के कारण Q1 पे फोर्स कैसे लगेगा, इधर की ओर, बस अब ध्यान रखो, अब देखो इनके बीच की डायरेक्शन, किस पे फोर्स लग रहा है, Q1 पे लग रहा है Q2 कारण, तो ये क्या हो जाएगा F1 2, ये मैंने बताया कूलम्स फोर्स में जो वेक्टर फॉर्म है मैंने वहां पर क्लियरली बताया, तो अब वहां से बिल्कुल आप समझ जाएंगे, उसको देखिए, बाकी तो यहां बता रहा हूं कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं। अब इस Q3 के कारण Q1 पे क्या फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड्स, तो क्या हो जाएगा
1 पे लग रहा है 3 के कारण F1 3, ठीक है। और मान लेते हैं Qn चार्जेस है, तो Qn का क्या हो जाएगा, तो उसका इस टाइप से लगेगा। Qn का मान लेते हैं किस पे, 1 पे लग रहा है n के कारण, तो ये हो जाएगा F1n, ठीक है। ये अब इनके बीच की डिस्टेंस, अब उन्होंने बताया था क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो यूनिट वेक्टर किस टाइप से, अब हम लोग ने, हमने ये बताया था जिधर जाते हैं यूनिट वेक्टर किस टाइप से, जिधर जाते हैं उधर पहले लिखते हैं और जिधर से आते हैं वो बाद, मतलब कि किस टाइप से, R1 पे जा रहे हैं, कहां से आए, 2 से आए, ठीक है, 2 से आए, तो इसको यूनिट वेक्टर से इस टाइप से दिखा दिया। अब Q3 का, तो देखो इस टाइप से, कहां जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, कहां से आए, 3 से, तो R13, क्लियर है। अब ऐसे ही इसका अगर देखा जाए तो कहां जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, कहां से आए, n से आए, तो इसका यूनिट वेक्टर ये हो गया। मतलब किसी एक चार्जेस पे, किसी एक चार्ज पर, मतलब बहुत सारे चार्ज हैं, किसी एक चार्ज पर अगर फोर्स की वैल्यू देखें तो जितने भी चार्जेस हैं, यहां पर जो फोर्स होगा, जितने भी चार्जेस हैं उनके द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर के बराबर होता है। ये है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कोई भी एक चार्ज है, उस पे फोर्स की अगर वैल्यू देखनी है तो जितने भी चार्जेस हैं उनका जो वेक्टर फोर्स लग रहा है, उनका जो सम है, फोर्स का वेक्टर सम, वो इक्वल होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। अब देख लो, मतलब कहने क्या है, जो 1 पे फोर्स लग रहा है, 1 पे फोर्स कौन सा लग रहा है, F1, 1 पे कौन सा लग रहा है फोर्स, ठीक है, F1। अब कौन कौन सा चार्ज है, Q2 है, Q3 है, Qn है, तो Q2 के द्वारा Q1 पे क्या लग रहा है, F12, तो ये F12, इस टाइप से F13, और कितने चार्जेस, F प्लस F मान लेते हैं n चार्जेस के द्वारा फोर्स लग रहा है, ये इसके बराबर होगा। यही हमारा हो जाता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब ये वैसे हमने यूनिट वेक्टर में लिया है क्योंकि उसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, वैसे R12 या R13 है कि ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, पोजीशन शो करते हैं, Q3 से Q1 की ओर पोजीशन शो कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं, स्थिति सदिश। ओके, अच्छा अब यहां पर देख लें F1, F12, अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब कौन कौन सा F12 ले रहे हैं, 12 मतलब दो चार्जेस Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस इनके बीच की, वही R12 हो जाएगा, R12 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 कैप, प्लस इसी प्रकार से ये F13 देख लें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R13 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R13 कैप, प्लस इसी टाइप से अगर दिखाएं हम लोग, ठीक है। अब F1 के लिए तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो n चार्जेस है Q1 पे, Qn अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारी डिस्टेंस R1n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R1n कैप, ठीक है, इस टाइप से। बाकी अगर चाहो तो यहां से तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर सकते हो, तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप। ओके, इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर, और ये हो जाएगा R1n कैप, ठीक है। तो इस तरह से यही पूरा फंडामेंटल होता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, ये होता है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जैसे मान लेते हैं हम यहाँ फॉर एग्जांपल इस जगह देख लो, कहां देखोगे, इस जगह। यूनिट वेक्टर मानते हैं a कैप निकालना है, तो a कैप का वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a, इस टाइप से यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हो गया, तो ये पूरा फंडा था लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का। तो आज हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। हाँ, और अगर कूलम्स का वेक्टर फॉर्म ना देखा तो वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उसको देखें, और इसके पहले वाले वीडियो में एक्सियल नॉन एक्सियल देखें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा इस चैप्टर के रिलेटेड। ओके, तो बने रहिए, बेस्ट ऑफ लक।